Namaste, dear children. This is my third video on chapter agriculture. इससे पहले बेटा मैंने दो वीडियोस दिए हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रेरियन सोसाइटी एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था. सेकेंड वीडियो में हमने केवल फूड क्रॉप्स ली थी, जिसमें राइस, वीट, मिलेट्स, मेज वगैरह. ठीक है, ये मेरा तीसरा वीडियो है. इसमें हम बेवरेज क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स, वन नॉन फूड क्रॉप एंड व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ये टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे. लेकिन बेटा अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, इट मीन्स इफ यू हैव वॉच्ड माय बोथ वीडियोस केयरफुली, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू understand my third lecture also. So let's begin our third lecture on, first is beverage crops. What are beverages? Simple question पूछते हैं. Name two beverages, tea and coffee. Beverages means hot drinks. Okay, so एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स का, नेम टू बेवरेज क्रॉप्स, राइट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ एनी वन. तो जियोग्राफिकल कंडीशन एनसीईआरटी बुक में केवल टी की दी हुई है, हमको कॉफ़ी की दी ही नहीं है, तो हमको इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़नी नहीं है. लेकिन क्या पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ coffee. तो question can ask geographical conditions or the distribution of both the beverage crops. So let's begin with tea. Tea is a खरीफ crop. जैसे ही हम बोलते हैं खरीफ, एकदम दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बारिश. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि खरीफ का मतलब क्या होता है. हमने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था, खरीफ मालूम होते ही एक लाइन बाय डिफ़ॉल्ट लिखनी है, मोर टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल. टी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटेन से आई थी. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो अपने साथ चाय का पौधा लेकर आए थे. वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, ठंडा क्लाइमेट, और ये तो खरीफ क्रॉप है, तो इसके लिए तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा बारिश चाहिए. तो टी को वो अपने साथ लेकर आए थे, और इस टी को उन्होंने इंडिया में हर जगह लगवाया, क्योंकि दे वर फॉन्ड ऑफ टी. जो क्रॉप बाहर से इंडिया में आती है उसको हम क्या बोलते हैं? देयर आर टू वर्ड्स, एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज. एक्सोटिक मीन्स like tea which has come from Britain and then it flourished in India. और endemic का मतलब क्या होता है? जो इंडिया में ही शुरू हुई हो, which is purely Indian. ठीक है, so tea is exotic species, came from Britain, it is a kharif crop. It is an example of plantation agriculture. Plantation agriculture की क्या definition पढ़ी थी हमने? This is a type of agriculture in which a single crop is grown in a large area. तो टी के बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं. तो हम एक फर्स्ट पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए. देखो खरीफ और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एक दूसरे का सिनोनिम है. ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बारिश. तो इसको कैसा एरियाज चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा इसको लेबर से, हाथ से मैनुअल काम की ज़रूरत है. नीड्स चीप एंड स्किल्ड लेबर. टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल्ड, चीप एंड स्किल्ड लेबर, तभी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखी जा सकती है. ये हमने प्लांटेशन फार्मिंग में भी पढ़ा था. ठीक है, अब आता है बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको तो तुम बाय हार्ट लर्न कर लो, बस जब वीडियो देखो तभी के तभी याद कर लो. जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर टी बिल्कुल डिफरेंट है. अभी तक जो हमने फूड क्रॉप्स पढ़ी थी उनसे डिफरेंट है. जो डिफरेंट होता है वही इम्पॉर्टेंट भी होता है. सबसे पहले सॉइल, डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस. कीप डूइंग लिप सिंक विद मी.
डीप गहरी, फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड पानी चलता रहे, सॉइल रिच इन ह्यूमस, और ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट में भी रिच होनी चाहिए। तो इसको रटो बैठ के, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, एक चीज लिख सकते हैं। नंबर 2, वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। वार्म गर्मी चाहिए, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट नहीं गिरना चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं एकदम से जल जाती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो चाहिए ज्योग्राफिकल कंडीशन टी के लिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट फॉर टेम्परेचर, वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। नंबर 3, रेनफॉल भी कैसी चाहिए, ये नहीं कि 3 महीने जो आती हैं जून जुलाई अगस्त में खूब बारिश हो गई बहुत हो गया, जैसे राइस के लिए चाहिए थी, इसके लिए भी रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ये 3-4 महीने वाली बारिश नहीं चाहिए, कम हो बारिश चाहे, लेकिन पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द ईयर। Frequent showers, well distributed, ओके, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड frequent showers। अगर देखो बेटा राइस और टी में अगर आपको डिफरेंस क्या है, दोनों खरीफ क्रॉप है, दोनों को हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन रेनफॉल में दोनों का डिफरेंस है। राइस को कैसा चाहिए, स्टैग्नेंट खड़ा पानी जो रुके, स्टैग्नेंट वाटर, 3-4 महीने जब बारिश आती है ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स में, पानी को रोका जाता है। टी में क्या होता है, टी नीड्स रनिंग फ्लोइंग वाटर, इसको स्टैग्नेंट वाटर बिल्कुल नहीं चाहिए, इसकी जड़ों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहाँ लगाई जाती है, इन अ हिली एरियाज, इन अ स्लोपी एरियाज, जहाँ पानी आता रहे और फ्लोइंग वाटर चलता रहे। वाटर चाहिए लेकिन रनिंग वाटर चाहिए, तो इसको याद रखेंगे, इसको चाहिए बारिश, फ्रीक्वेंट शावर्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ फ्रीक्वेंट शावर्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। कहाँ लगाया जाता है ये, असम, ये तो तुमको एडवर्टीजमेंट देख के भी पता चलता होगा, असम की चाय, असम के बागानों से आई हुई चाय, असम। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 2 डिस्ट्रिक्ट बड़ी फेमस हैं, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी। तो बेटा ये 1 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है, नेम 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल फेमस फॉर ग्रोइंग टी, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। साउथ में तमिलनाडु, केरला, और नॉर्थ में उत्तराखंड। देखो जहाँ भी हिली एरियाज हैं ये प्लेन्स में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि प्लेन में लगाते ही बारिश का पानी खड़ा हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो इट नीड्स स्लोपी हिली एरिया। सो ये सारे हिली स्लोपी एरियाज हैं जहाँ पर टी लगाई जाती है। इज इट क्लियर? सो टी के लिए बेटा ये बहुत ध्यान से इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस पढ़ लीजिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल, नॉर्थ ईस्ट में असम, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की 2 डिस्ट्रिक्ट्स, और साउथ में तमिलनाडु, केरला एंड उत्तराखंड also are tea producing states of India. Okay. Now our second beverage crop is coffee. Coffee also is an exotic species, not endemic. Exotic species because it has come from Yemen. Yemen से इसका प्लांट लाए गए थे और इंडिया में लगाया गया था। तो दोनों बेवरेज क्रॉप हमारी बाहर से आई थी, दोनों क्रॉप्स। इंडिया प्रोड्यूसेस कॉफ़ी अरेबिका, ठीक है, बहुत सारी कॉफ़ी होती हैं, कॉफ़ी की वैरायटीज़ होती हैं, कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी अरेबिका, ये 2 मेन है। इंडिया में कौन सी कॉफ़ी है, कॉफ़ी अरेबिका। प्लीज़ यहाँ पर बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि 1 मार्क में आता है विच वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज ग्रोन इन इंडिया, तो कॉफ़ी अरेबिका। India is known for its good quality of coffee, that is why it has great demand in other countries. इंडिया की कॉफ़ी को बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हमारी डिमांड है। सीधा डिस्ट्रीब्यूशन, कॉफ़ी की कोई जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं दी गई है एनसीईआरटी बुक में, तो हमको नहीं पढ़नी है।
डिस्ट्रीब्यूशन, पहले शुरुआत में ये बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका में लगाई जाती थी, ये भी हिली एरियाज में ही लगती है कॉफ़ी, ठीक है। अब ये चली गई है नीलगिरी सॉरी कट कट, अब ये लगाई जाती है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स द ट्राई जंक्शन जहाँ पर 3 स्टेट्स मिलती हैं, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसको हम बेटा ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स बोलते हैं। ट्राई जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ तीनों स्टेट्स की बाउंड्री मिल रही है और उधर ही है नीलगिरी हिल्स, ठीक है, वहाँ पर अब कॉफ़ी लगाई जाती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, इनिशियली बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका, नाउ इन नीलगिरीज विच इज इन ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। I hope beta this beverage crops tea and coffee are clear to you. Very very important from examination point of view, geographical conditions of tea, तो ये दोनों ही बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, okay? Next, after 2 beverage crops, tea and coffee, let's take fiber crops. India produces all 4 natural fibers: cotton, jute, hemp and silk. These are our 4 natural fibers. First 3, cotton, jute and hemp, we get from crops, and silk we get from silkworms, ठीक है, ये हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है, एंड सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, एंड rearing of silkworms for production of silk is known as सेरीकल्चर। सो ये भी बेटा आपको 1 मार्क के डेफिनेशन के लिए आ सकती है 1 मार्क में, दैट व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म कौन से पेड़ में रहते हैं, किस पेड़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं, दे आर वोरेशियस ईटर्स, बहुत पत्ते खाते हैं इसके ये लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो है मलबरी ट्री, शहतूत का पेड़, मलबरी ट्री। तो सिल्क के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दैट सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर बट वी गेट इट फ्रॉम silkworms, from the cocoons of silkworms. Silkworm, they feed on mulberry trees, and rearing of silkworms for the production of silk is known as सेरीकल्चर। बस इसके लिए इतना ही पढ़ना है। जो 2 फाइबर हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है कॉटन एंड जूट। फर्स्ट इज कॉटन। कॉटन इंडिया की ही स्पीशीज है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज एंडेमिक टू इंडिया, इट इज प्योरली इंडियन, एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये पूरा का पूरा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। Geographical conditions required for cotton, again beta, like 2 beverages, both were important. Tea was for geographical condition. Similarly, in fiber crops, both cotton and jute are very important from examination point of view, geographical conditions of both the crops. तो geographical condition, अगर आपको थोड़ा सा भी, हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था रिसोर्सेज में, एक सॉइल पढ़ी थी हमने, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल बिकॉज इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो यहाँ पर जब हम कॉटन पढ़ रहे हैं तो कॉटन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल। याद है थोड़ा सा मैप, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो कंप्लीट हमने ब्लैक करके दिखाया था, ब्लैक सॉइल बताया था, तो वो पूरा एरिया ब्लैक सॉइल का है और इसीलिए वहाँ पर कॉटन लगाई जाती है। इसको मैंने खरीफ क्यों नहीं लिखा, ये खरीफ है लेकिन आप खरीफ सुनते ही कहीं हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल ना लिखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। खरीफ तो ये है लेकिन हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल हेवी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर खरीफ नहीं लिखा है। तो ये भी वैसे ये खरीफ है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो आपको याद रखना है जो थोड़ी सी डिफरेंट है कॉम्बिनेशन में, हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज।
फ्रॉस्ट फ्री डेज हम केवल 2 ही क्रॉप्स में पढ़ेंगे। एक जो अभी हमने पढ़ा था टी, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर इट्स टेंडर ग्रोथ ऑफ लीव्स, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे ही फ्रॉस्ट, जैसे ही पाला पड़ता है कॉटन के ऊपर, कॉटन काला पड़ जाता है। ऐसे ही टी लीव्स जो होती हैं वो एकदम से जल जाती हैं, बर्न हो जाती हैं पाला से। तो अगर स्पेसिफिकली कभी क्वेश्चन आ जाता है नेम 2 क्रॉप्स विच नीड्स फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, तब तो एक कॉटन है और एक टी है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछते हैं 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज किस क्रॉप को चाहिए, तो वो क्या है, कॉटन, ठीक है। एक साल में कम से कम 365 डेज में से 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। ये एक लॉन्ग मेच्योरिंग क्रॉप है, बहुत टाइम लगता है, 6 to 8 months टू मेच्योर, ठीक है। काफ़ी बड़ा टाइम चाहिए इसे बड़ा होने के लिए। लगाया कहाँ जाता है, अभी आपको बताया था ब्लैक सॉइल एरिया कहाँ है हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो, वही पूरा ब्लैक सॉइल एरिया जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारा स्टेट्स हैं अगर स्टेट्स की बात करें। और रीजन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो विच इज़ ब्लैक सॉइल एरिया, ठीक है। सो दिस इज फॉर कॉटन जियोग्राफिकल कंडीशन, और स्पेसिफिकली मैंने अंडरलाइन किया है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप इज जूट। जूट खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ठीक है। इसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। विच क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर एंड वाई? विच का एग्जाम्पल तो बच्चे लिख लेते हैं, जूट इज द गोल्डन फाइबर, और इसके अगर आंसर्स आप पढ़ोगे ना, बिकॉज इट इज गोल्डन इन कलर इट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। बहुत फनी फनी बच्चे एग्जाम्पल इसका आंसर लिखते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसको क्यों गोल्डन फाइबर बोलते हैं? बिकॉज most of the jute products are exported and they bring foreign exchange for the country, so that is why it is called golden fiber. Golden fiber का मतलब, ये golden fiber मतलब much needed foreign exchange for the country it brings. Okay, so jute is a kharif crop, it is called golden fiber because it earns foreign exchange for the country, it is one of the major export item of our country. Geographical conditions again very important, well drained fertile soil। well drained fertile soil का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसको पानी पूरी तरह से चाहिए, पूरी तरह से पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। और फर्टाइल सॉइल भी नॉर्मल फर्टाइल सॉइल नहीं, विच गेट्स रिन्यूड एवरी ईयर, जो हर साल एक नई लेयर बनकर आए। और हर साल नई लेयर कहाँ बनती है? डेल्टाइक एरियाज में। डेल्टाइक, जितने भी डेल्टाज होते हैं, जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहाँ हर साल नदी फ्लड में एक नई लेयर एल्यूवियम की जमा कर देती है। तो इस सॉइल के बारे में हमको क्या लिखना है? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल विच गेट्स रिन्यूड एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल आप डेल्टाइक सॉइल लिख सकते हैं। और फ्लड प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स की जो सॉइल होती है which gets renewed every year is very very ideal for जूट, क्योंकि जूट बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी लेता है सॉइल से। उसको एक नई लेयर, नई न्यूट्रिएंट्स की लेयर चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। हाई टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल एज इट इज अ खरीफ क्रॉप। डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट बंगाल इज आवर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके पास में बिहार है, असम, ओडिशा एंड मेघालय। ये सारे वही एरियाज हैं जहाँ पर सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। इस क्रॉप की एक प्रॉब्लम है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। जूट जो है बहुत महंगा है। अगर कभी आप किसी एग्जीबिशन वगैरह में जाओ तो वहाँ पर आप जूट के कारपेट्स देखिए, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और उसी के पास में एक ब्राइट कलरफुल कारपेट पड़ा होगा जो कि बहुत आंखों को सुंदर दिखाई देगा, वाइब्रेंट कलर्स हैं, लेकिन सस्ता है। तो ये कौन सा कारपेट है? वो है सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ कारपेट। सिंथेटिक
सिंथेटिक मतलब जो केमिकल से और लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता है। तो सिंथेटिक फाइबर इसको बहुत कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि जो एवरेज मिडिल क्लास और लो क्लास लोग हैं वो हम सिंथेटिक फाइबर को लेने के लिए चल देते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर इज गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू दिस जूट क्रॉप। ओके, so this is about the two fiber crops, cotton and jute. Next we will take beta rubber, a non food crop. rubber एक नॉन फूड क्रॉप है और ये एक ही क्रॉप है सारी क्रॉप्स में से जिसमें हम लिखने वाले हैं इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल लिखते ही हमें क्या पता चलता है बेटा? इक्वेटर। इक्वेटर में क्या होता है? very very high temperature and very very heavy rainfall. इक्वेटर वो जगह है जहाँ सन शाइन्स ओवरहेड, सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा बारिश की बेल्ट इक्वेटोरियल बेल्ट होती है। तो इस क्रॉप को हम इक्वेटोरियल क्रॉप लिख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच टेम्परेचर एंड हाउ मच रेनफॉल दिस क्रॉप रिक्वायर्स। सो इस क्रॉप को हमने इक्वेटोरियल लिखा है, तो ये खरीफ क्रॉप तो है ही, और कभी कभी एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी लगा ली जाती है, लेकिन तब हमको इरिगेशन से बहुत ज़्यादा इसको पानी सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो इसकी आइडियल जगह है जहाँ पर ये लगाई जाती है, आइडियल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ इज इक्वेटोरियल रीजन्स, the areas which have very high temperature above 25 degrees Celsius throughout the year. केवल गर्मियों में नहीं, थ्रू आउट द ईयर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। वेरी वेरी हाई रेनफॉल। अगर बारिश ज़्यादा नहीं है देन इट हैज़ टू बी गिवन प्रॉपर इरिगेशन। तो बेटा इसको हमेशा याद रखिए। हमने भी जितनी भी फूड क्रॉप, नॉन फूड और ये नॉन फूड क्रॉप है, बेवरेजेस पढ़े, फाइबर पढ़े, हमने अभी तक किसी भी क्रॉप में इक्वेटोरियल नहीं लिखा है। तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। खरीफ टेम्परेचर याद रखेंगे अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। ये पूरी क्रॉप जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, विच यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस पाई चार्ट. This pie chart is showing you that how this rubber is used for various industries as a raw material. As a raw material, इससे टायर्स, ट्यूब्स, पर्सेस, बेल्ट्स, whatever leather, rubber goods you see in the market, जितने भी टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, जितने भी कई सारे रबर के पर्सेस हैं, बेल्ट्स हैं, तो you in this pie diagram you can see that how it is used for making various rubber products in different industries. Okay, so now its distribution. It is mainly grown in equatorial areas. इक्वेटर इंडिया के साउथ से थोड़ी सी दूर से जाती है। इंडिया का साउथ क्या है? 8 डिग्री। ओके, और इक्वेटर है 0 डिग्री। तो साउथ में जहाँ पर इक्वेटर जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, हमारे पास, हम इक्वेटर के ऊपर तो नहीं है लेकिन क्लोज टू इक्वेटर तो है। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, जितनी भी हमारी सदर्न स्टेट्स हैं विच आर क्लोज टू द इक्वेटर, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर भी बहुत गर्मी और बहुत बारिश है। और मेघालय नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर बहुत बारिश होती है और वहाँ वैली जैसी कंडीशन होने के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है। तो ये स्टेट्स आपको याद करने की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू नो द इक्वेटोरियल क्रॉप है तो नियर द इक्वेटर, ये चारों स्टेट्स नियर द इक्वेटर है। मेघालय ईस्ट में है लेकिन यहाँ पर इक्वेटोरियल कंडीशंस बन जाती हैं ड्यू टू इट्स लोकेशन, और बारिश तो यहाँ होती ही बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर। ओके, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, और एक ही हम नॉन फूड क्रॉप पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, तो इसको हर तरीके से याद रखना है। नेम वन नॉन फूड क्रॉप विच नीड्स इक्वेटोरियल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, रबर। ओके बेटा, आफ्टर रबर नॉन फूड क्रॉप, नाउ व्हाट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? Horticulture means production of fruits and vegetables. Okay, define horticulture. Horticulture means growing
those fruits and vegetables is known as horticulture. So India, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल रिलीफ है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो हमारे यहाँ पर गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, तो वी ग्रो बोथ टाइप ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो गर्मी जैसा क्लाइमेट चाहिए, जिन्हें गर्मी और बारिश, एंड वी आर इक्वली रिच इन टेम्परेट टाइप ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो, जो जिनको थोड़ा कम टेम्परेचर और कम बारिश चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बस हॉर्टिकल्चर के आगे अगर आप ऐसे भी लिख देंगे फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स, दिस इज सफिशिएंट आंसर. मीन्स production of fruits and vegetables is known as horticulture. India is second largest producer of fruits and vegetables after China. We produce both tropical and temperate fruits. Tropical का मतलब होता है जो अभी बताया मैंने, मोर टेम्परेचर मोर रेनफॉल, और टेम्परेट का मतलब होता है लेस टेम्परेचर लेस रेनफॉल. फिर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे बेटा. ट्रॉपिकल फ्रूट्स में जैसे मैंगोज महाराष्ट्र यूपी के, ऑरेंजेस नागपुर महाराष्ट्र के, बनानास केरला मिजोरम के, ये तीनों ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जो हमें गर्मियों में दिखाई देते हैं. फिर आते हैं टेम्परेट फ्रूट्स जैसे लीची गुआवा उत्तर प्रदेश के, एप्पल्स पियर्स एप्रिकॉट्स वॉलनट्स पहाड़ों से आते हैं, क्योंकि टेम्परेट मतलब जहाँ पर कम गर्मी कम बारिश है, तो ये हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये टेम्परेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल है. India produces 13% of world's vegetables. So this is a good figure. वर्ल्ड की 13% ऑफ वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो और इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स. रीजन बिहाइंड दोनों के लिए, फ्रूट्स भी वेजिटेबल्स के लिए भी, हम दोनों तरीके के ट्रॉपिकल टेम्परेट हर तरह की चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स फिजिकल फीचर्स एंड डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. इसी के कारण हमारे पास डाइवर्स सॉइल भी है. तो ये तीनों चीज़ें होने के कारण, डाइवर्स फिजिकल फीचर्स, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड डाइवर्स सॉइल, वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट all types of crops in our country. All types of vegetables we produce because of available diverse climatic and soil conditions. Okay, so beta, we have completed all the major types of crops. ठीक है, food crops, non-food crop, beverage crop, fiber crops, horticulture. So this portion of the chapter needs learning. अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग. और अंडरस्टैंडिंग किस लिए? कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रेनफॉल किसी क्रॉप का नहीं याद है, तो हमें अगर खरीफ और राबी याद है तो हम उसके बेस पे आंसर लिख सकें. ठीक है, लेकिन बेटा कुछ क्रॉप्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. जैसे कि अभी हमने जब टी पढ़ा था तो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट पढ़ा था, कॉटन पढ़ा था तो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट पढ़ा था, जब जूट पढ़ा था तो इसकी सॉइल कैसी थी, वेरी रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल विच गेट्स रिन्यूड एवरी ईयर. तो जो ये पार्ट है इस चैप्टर में जहाँ जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड है, इसको बेटा अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग भी चाहिए. ठीक है, इसकी लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड. सो बस अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो में. इसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचेगा दैट आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो. बेटा प्लीज़, I am requesting you, this is learning based video, so you have to see it many times for your learning. Enhance your learning by understanding the content. Thank you so much. Have a nice day.